नमस्कार, जॉस निधि देख रहे सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। एक और नए सप्ताह की शुरुआत के साथ आपकी और हमारी ये मुलाकात हो रही है। तो कोशिश ये रहेगी स्ट्रेट टॉक में कि देश दुनिया से जुड़े तमाम बड़े मसले हैं जिस पर चर्चाएं हो रही हैं, जो आप तक भी किसी ना किसी माध्यम से पहुंचे हैं, उस पर हम भी चर्चा करें। और देश में राजनीति से लेकर जनता से भी जितने जुड़े अहम मुद्दे हैं उसको हम इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हों और आपके समक्ष लेकर हाजिर हों, तो आपका भी भरपूर साथ हमें मिले। तो इसी के साथ एक नए सप्ताह की शुरुआत के साथ एक अहम मसला, एक अहम कहें राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। ये जो मसला है, ये जो विषय है, ये एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जिसका गठन 1966 में, जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं, जिसकी नींव बाला साहब ठाकरे की ओर से रखी गई थी और अब उसका जो एक नाम है, उसका जो एक चुनाव चिन्ह है, वो अब किसी और गुट के पास जा चुका है। और ऐसे में अब ये जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बाल ठाकरे परिवार से क्यों फिसल गई है शिवसेना, आज हर कहीं यही चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज यही मसला हम आपके समक्ष भी लेकर हाजिर हुए हैं कि इतनी पुरानी पार्टी जिस मिशन और जिस विजन के साथ शुरू की गई, उसका नाम और जब चुनाव चिन्ह उससे अलग हो जाए तो क्या होता है उस राजनीतिक पार्टी का। हालांकि वो एक ऐसी पहली पार्टी नहीं है जिसका हश्र हुआ है, लेकिन शिवसेना एक उसका अहम ओहदा रहा है, एक अहम कहें एक इमेज रही है महाराष्ट्र में। और आज जब उसका नाम, उसका दफ्तर, उसका चुनाव चिन्ह उससे अलग हो जाए तो आप खुद वहां बैठे आंकलन लगा सकते हैं कि उस पार्टी का क्या होगा। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह धनुष बाण, इसका जो नियंत्रण है ना, इसका जो कंट्रोल है, अब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास चला गया है, यानी कि शिंदे गुट के पास चला गया है। पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूरी पार्टी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि इस पूरी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे जो तमाम विधायक हैं, आज उनकी कुर्सी भी सवालों के घेरे में आ गई है। जहां यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने यह क्लियर कर दिया है कि शिवसेना पार्टी के सभी अधिकार, सभी जो राइट्स हैं उसके, वो एकनाथ शिंदे के पास रहेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि उद्धव ठाकरे के साथ रहने वाले जो 15 विधायक हैं, उनका आगे हश्र होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर चल रहा मामला आगे क्या मोड़ लेगा। चुनाव आयोग ने देखिए शिवसेना, शिव और सेना को तो अलग कर दिया, यानी कि आधिकारिक तौर पर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो लगभग 33 साल पुराना था शिवसेना और भाजपा का एक गठबंधन, और एक महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां भाजपा की सहयोगी होने के बावजूद शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में ही रही थी। तो इन बिटवीन कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स इस पार्टी ने देखे हैं, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि उसका जो एक कहीं जो एक ओहदा था वो दिन ब दिन डाउन होता चला गया। जब हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ज्यादा सीटों पर शिवसेना ही लड़ा करती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी 2-3 दिन पहले एक फैसला दिया और उस फैसले ने सालों की सकारात्मकता पर एक आखिरी कील ठोक दी। चुनाव आयोग का हैरत में डालने वाला फैसला आया और उसने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को ही असल शिवसेना मान लिया और चुनाव चिन्ह तीर कमान भी सेना शिवसेना को ही सौंप दिया। अब इसका मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि उद्धव सेना को अब अलग चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन चुनाव चिन्ह का फैसला आखिर चुनाव आयोग को ही करना था, तो उसने कर दिया है। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत आयोग के इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की दादागिरी उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। उद्धव गुट को अब नए निशान पर चुनाव लड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। और वर्षों से एक परंपरा देखिए चली आ रही थी,
अब वो परंपरा अचानक से बदल गई है। लोग शिवसेना का मतलब तीर कमान समझते थे और अब तीर और कमान दोनों शिंदे सेना के पास चले गए हैं। शिंदे गुट के लिए अब पहचान का संकट नहीं है और यही चाहते थे शिंदे गुट और उसके अपने यानी कि भाजपा। हालांकि किसी ना किसी तरह महाराष्ट्र की सत्ता पाने के भाजपा के कर्तव्य को सब जानते हैं। अभी इससे पहले जब हम कह रहे थे कि ऐसा पहले नहीं हुआ है भारतीय राजनीति में, पहले भी बहुत से ऐसे पुराने उदाहरण हैं। पार्टियों में इस तरह की लड़ाई के कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कभी लड़ाई कुछ महीनों में खत्म हो गई तो कभी ये वर्षों से चली। कभी चुनाव आयोग ने बागी गुट को असली पार्टी माना तो कभी बागी गुट को पार्टी और सिंबल दिया। कभी दोनों गुटों को नया सिंबल मिला। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बगावत होने पर पार्टी उस धड़े के पास गई जिसके पास ज्यादा विधायक हो और सांसदों का समर्थन हो। जैसे 1969 में जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया तब उनके धड़े को कांग्रेस आर नाम मिला। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा की पार्टी को 2 बैल की जगह गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला और बाद में इंदिरा का धड़ा ही असली कांग्रेस के रूप में स्थापित हुआ। तो इस तरीके से 1995 में भी एन चंद्रबाबू नायडू 2016 में अखिलेश यादव की बगावत के वक्त इन दोनों के पास ज्यादातर विधायकों का एक सपोर्ट था, एक समर्थन था। मामला चुनाव आयोग में जाने पर इन्हें ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला। तो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं बहुत से। लेकिन जब बात शिवसेना की आती है, देखिए शिवसेना में जब हालांकि बीजेपी और शिवसेना ये दोनों अलग अलग हो गए थे, इनका जो अलायंस है वो टूट गया था, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि लगातार शिवसेना में राजनीतिक इसकी जो लड़ाई है, इसकी जो एक वर्चस्व की लड़ाई है, वो कई बार सामने आ चुकी है, कई बार मीडिया के सामने आ चुकी है। और जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की जो कमान है एकनाथ शिंदे ने संभाली है, उसके बाद भी इसकी जो एक वर्चस्व की लड़ाई है वो हमारे और आपके सामने हर बार देखने को मिली है। इस बार ये जो चुनाव आयोग का फैसला आया कि पार्टी का वो जो चिन्ह और उसका जो नाम है अब वो शिंदे गुट के पास जाएगा, उसके बाद तो देखिए ये जो लड़ाई है अब वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। अब एक ही मुख्य सवाल उठाया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों लिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये वन साइडेड फैसला नहीं है कि आपने सिर्फ शिंदे गुट को ज्यादा सुना है, लेकिन जो दूसरा गुट कह रहा है आपने उसकी बात ही नहीं सुनी है। तो हड़बड़ाहट में लिया गया ये फैसला और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें एक हाथ है। आप तो देखिए जैसे अगर हम सीबीआई की बात करें, अगर हम ईडी की बात करें, अब अगर हम चुनाव आयोग की भी बात करें तो इसको लेकर किस किस तरीके के टैग्स दिए जा चुके हैं कि किसके कंट्रोल में है। वही जो बात है वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर भी की जा रही है कि किसके कहने पर किया गया है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं वो इस मसले के साथ जुड़ी हुई हैं, इस विषय के साथ जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि एक जिस नींव के साथ, जिस सोच के साथ बाला साहब ठाकरे ने उस पार्टी का गठन किया, इतनी पुरानी पार्टी बाला साहब ठाकरे जिसे महाराष्ट्र की जनता एक तरह से पूजती है, और आज उस पार्टी का जब चुनाव चिन्ह, उसका जो नाम, यहां तक कि अब दफ्तर भी अब दूसरे गुट के पास जा चुका है, तो ऐसे में इसका मेगा पॉलिटिक्स पर असर किस तरीके का आने वाले टाइम में पड़ सकता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम थोड़ी ही देर में एक विस्तृत चर्चा प्रोग्राम में रखेंगे। तो मैं आशा करती हूं कि आप उसे सुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने जो विचार है वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। सवाल है कुछ, वो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फटाफट से रखेंगे ताकि आप उन सवालों को जान सकें, समझ सकें और इस पार्टी को लेकर, इस पुरानी पार्टी को लेकर जिसका अब नाम, उसका जो एक चुनाव चिन्ह, यानी कि अब दफ्तर भी अब दूसरे गुट के पास जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये किसको फायदा दिलाने वाला है? चुनाव आयोग के फैसले का क्या लगता है आपको? मिस मेगा पॉलिटिक्स पर क्या असर इसका पड़ सकता है? क्या महाराष्ट्र की जो जनता है चुनाव आयोग के इस फैसले को एक्सेप्ट कर रही है या करेगी, या आगे जो असर पड़ेगा क्या उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या वो शिंदे को बाल ठाकरे की विरासत का हकदार स्वीकार कर लेगी? देखिए ये जो सवाल है बड़ा ही दिलचस्प है। हाशिए पर चले जाएंगे, क्या लगता है उद्धव ठाकरे क्या हाशिए पर चले जाएंगे या उनके सामने अब भी कोई विकल्प
बचता है? उद्धव ठाकरे की जब हम राजनीति सोच की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको कि बाल ठाकरे की राजनीतिक सोच और उद्धव ठाकरे की जो एक राजनीतिक सोच है, दोनों में किस तरह का अंतर है? असली नकली शिवसेना की लड़ाई देखिए ये काफी टाइम से चल रही है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये किस ओर जाती दिख रही है? उद्धव ठाकरे गुट के लिए आप आगे की राजनीति राह को किस तरह से देखते हैं? तो ये जो कुछ सवाल हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल हमने इस विषय के साथ जो रखे हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा तो आगे करेंगे, कई पहलुओं पर भी नजर डालेंगे, लेकिन चाहेंगे कि इस वक्त हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो अपनी बात भी हमारे साथ इन बिटवीन द प्रोग्राम जरूर रखें और हमारे साथ जुड़ें। आपकी कॉल्स का हमें निरंतर इंतजार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहें हमारे साथ। कुदरत की बनावट और बुनावट कुछ ऐसी है कि किसी और की उम्मीदें कोई चाहकर भी उससे नहीं ले सकता। उद्धव ठाकरे के मामले में ये बात एकदम लागू होती है और ये भी है कि संभावनाएं जो हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। उद्धव ठाकरे के साथ अब ऐसा ही है, ये उम्मीदें ही ताकत देती हैं और ये संभावनाएं ही हैं जो विकल्प भी मुहैया करवाती हैं। और ले देकर उद्धव ठाकरे के पास अब जमा पूंजी के रूप में अब यही बचा भी है। तो ये उम्मीदें और संभावनाएं हैं जिनकी बदौलत उद्धव ठाकरे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत में खड़े होकर अपनी बात कहेंगे। कोई जरूरी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे का पक्ष सुने भी और चुनाव आयोग को नोटिस देकर उसका पक्ष भी जाने। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी जो स्थिति है, लगता तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे के पास जो बचा खुचा है वो काम का है। जो विश्वास उद्धव ठाकरे को कभी एकनाथ शिंदे या शिवसेना के विधायकों पर रहा, अब खुद पर होना चाहिए। यह विश्वास ही है जो उम्मीदें बनाए रखता है और संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोजने में भी मददगार साबित हो सकता है। आज इस विशेष मसले पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले रूबरू करवाते हैं उनसे आपको। हमारे साथ महाराष्ट्र से ग्राउंड लेवल पर हर तरह की जानकारी, राजनीति में क्या कुछ हो रहा है उस पर सटीक जानकारी रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार आनंद मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। और क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है चुनाव आयोग का जिसमें कई तकनीकी पहलू भी जुड़े हुए हैं और उन तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिन्हें अक्सर आप इस प्रोग्राम में कई बार सुन चुके हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। पहली जो टिप्पणी है मैं आनंद जी आपसे लेना चाहूंगी कि ये शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने पर आपकी ये पहली प्रतिक्रिया क्या है? चुनाव आयोग शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो निर्वाचन आयोग का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का, इसके इस फैसले पर किसी तरीके का क्या कोई आश्चर्य होना चाहिए जनता को, हमें? जी, जनता के बीच में अगर हम बात करें तो लोगों को यह लड़ाई बहुत दिनों से नजर आ रही है। खास करके अगर हम दो गुटों की बात करें तो शिवसेना में ये जो एकनाथ शिंदे हैं आज मुख्यमंत्री बने हैं, कोई एक दिन में नहीं बने हैं। इस संगठन के साथ बहुत शुरुआती दौर से जुड़े रहे। खास करके थाना से इनकी अपनी एक पैठ है। पिछले 25 वर्षों से कोई भी चुनाव हारे नहीं है। आज इनके बेटे जो हैं श्रीकांत शिंदे, वो भी एक सांसद हैं या मंत्री रहे हैं कई वर्षों से, और इनके पास एक अपनी खुद की बहुत बड़ी साख है जिसको लेकर ये इन्होंने इतना बड़ा जो फैसला लिया था मिनिस्टर रहते हुए और इतने सारे लोगों को लेकर और शिवसेना से अलग होना, कहीं न कहीं अंदर से यह आग जल रही थी और उसे धीरे धीरे हवा मिली और आज जो मुख्यमंत्री भी हैं पिछले 6-7 वर्षों से यहाँ के। लेकिन जहां तक हम बात करें दोनों के अलगाव की और खास करके जो चुनाव चिन्ह का मसला है, तो इस पे अभी बीच में जब मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद एक उपचुनाव था जिसमें कि शिवसेना के ही एक विधायक नहीं रहे और उनकी मृत्यु के बाद रमेश लटके के बाद में चुनाव हुआ और वह उस जो उपचुनाव था उस उपचुनाव में उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी, जिसमें कि मसाल जो चुनाव चिन्ह नया चुनाव आयोग ने दिया था, उस पे वो चुनाव लड़ी और जीती भी जी। उसका कारण यह भी रहा कि शिवसेना के खाली बाकी के लोग जो हैं सिंपैथी का चुनाव, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो चुनाव वह रहा उपचुनाव। लेकिन अगर उसमें हम लोकप्रियता की बात करें तो कहीं न कहीं जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वह इसमें बट गए हैं
बंटने की वजह से काफी चीजें जो है वो अलग अलग चुनाव चुन दोनों जन को दे दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि बाकी तो वकील साहब हैं, टेक्निकल जो भी चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट की बताएंगे। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चुनाव अभी लंबित था और आने वाले दिनों में शायद उस पर कोई फैसला आता। उसके पहले चुनाव आयोग का जो यह फैसला आया, इस पे काफी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक क्या हुआ। क्योंकि जब पहले तय कर दिया गया था चुनाव आयोग से कि इनको ढाल तलवार दे दी गई शिंदे जी को और उद्धव ठाकरे जी को मशाल दे दी गई। ऐसी सिचुएशन में अगर चुनाव आयोग को फैसला लेना था तो यह फैसला थोड़ा पहले भी आ सकता था। लेकिन उपचुनाव दोनों लोगों को दिया गया कि आपको अगर कोई चुनाव लड़ना है तो आप ढाल तलवार पे लड़िए, आपको चुनाव लड़ना है तो मशाल पे लड़िए, और जो धनुष बाण है उसको ऐसे ही रख दिया गया। लेकिन अचानक उठा के शिवसेना और साथ में सारी चीजें दे दी गई। अगर यहाँ पे हम बात करें तो संगठन एक दिन में बनता नहीं है, यह पिछले 47-48 सालों पुराना संगठन है। जब शिवसेना शुरू की गई थी तो उससे लेके आज तक जो बाला साहब ठाकरे ने अपना योगदान दिया, चूंकि आज चाहे शिंदे गुट हो चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो, उद्धव ठाकरे भले उनके परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो भविष्य के काल में पता चलेगा। लेकिन अगर आज हम बात करें यहाँ पे जमीनी स्तर पे, तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो दो भाग में बढ़ चुके हैं। अगर उस दो भाग के अंदर आप बात करेंगे तो कहीं न कहीं ये चीजें तो लोगों में, खास करके यहाँ जो मूल निवासी हैं, जो जिसको महाराष्ट्र के मूल निवासी मराठी वोटर्स, जिनको लेकर चलने का काम हर पार्टियां करती है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर चुनाव लड़ना है तो आप इस वोट बैंक को छोड़ नहीं सकते। उनके अंदर कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर जहां सिंपैथी की भावना है वह इसलिए बन रही है। उसका कारण यह रहा है कि भले उसके अंदर कार्यकर्ता बहुत ही बढ़िया ढंग से एकनाथ शिंदे ने अपने आप को यहाँ पे निखारा है और इतने वर्षों से वो जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया है। लेकिन इसमें दो भाग में बंटने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में यह चीज लंबित थी तो उसके पहले चुनाव आयोग को अचानक इस फैसले को देने की जरूरत नहीं थी। यानी कि फैसला हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया है, कहीं ना कोई हड़बड़ाहट जो थी जिसकी वजह से चुनाव आयोग के इस फैसले पर भी बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं। आपने आनंद जी बात रखी कि जनता की जो एक सिंपैथी है वो उद्धव ठाकरे के साथ जरूर होगी, लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता पर बैठना और सत्ता को चलाना, इन दोनों में ये जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बाला साहब ठाकरे की मैं बात कर रही हूं क्योंकि एक चुनाव चिन्ह उसके साथ ये जुड़ा हुआ है कितने वर्षों से, तो वो आज अलग हो गया है, तो उस विरासत का हकदार आज जब कोई और है तो निश्चित तौर पर हम तो ये बात कहेंगे ही कि उनका जो एक मिशन और एक विजन और उद्धव ठाकरे का जो एक मिशन और विजन, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और शायद उद्धव ठाकरे उस अहमियत को समझ नहीं पाए या उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसा मैंने प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि इस विषय के साथ कई तकनीकी पहलू भी यहां पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, मामला क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी है, चुनाव आयोग ने जिस आधार पर यह फैसला दिया, जिसका जिक्र जो है वो आनंद जी ने भी किया है, उसमें आधार यह बनाया गया कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जितने एमएलए शिंदे गुट के पास है उसके हिसाब से 63% 63% जो है मतदाता उनके फेवर में है। मतलब एक समर्थन का आधार इसमें जो है वो बनाया गया है। इसका दूसरा पक्ष ये होता है कि पार्टी जो है वो केवल एक एमएलए या फिर सांसद नहीं होती है, जमीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ता भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या इस पक्ष को चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि दरकिनार कर दिया, इसे इग्नोर ही कर दिया पूरे तरह से? देखिए, बड़ा तकनीकी विषय रहता है आमतौर पे गीत, इसको जिस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब रूल किया था कांग्रेस वाले मामले में 1971 के अंदर, तो उसमें 2-3 टेस्ट, एक मैं कहता हूं कि इस तरह के मामलों में रहते हैं। पहले तो रहता है टेस्ट ऑफ मेजोरिटी, दूसरा रहता है टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, और एक रहता है तीसरा टेस्ट जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट जो होता है, जिसको इलेक्शन कमीशन पहले भी रिलाई करता है, सुप्रीम कोर्ट भी जिसके ऊपर रिलाई करा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलाई किया है, वो है टेस्ट ऑफ मेजोरिटी। यानी कि जिसके साथ मेजोरिटी होगी, बट नेचुरल सी बात है पार्टी उसके साथ ही जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि 40 के आसपास में एमएलए
और 15 के 12-13 के आसपास में एमपी और एमएलसी अलग से को अपने पक्ष में खड़े करके जो है एकनाथ शिंदे ने जो है टेस्ट ऑफ मेजोरिटी का जो क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं उसको टच करने की या उसको पार करने का प्रयास किया है। उस टेस्ट ऑफ मेजोरिटी को ही रिलाई करते हुए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो है वो निर्णय है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के निर्णय की जो खास चीज है वो ये है कि इससे ऑफिस बियरर वाली जो इशू आई, क्योंकि जो आपने कही है कि भी ऑफिस बियरर या कार्यकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऑफिस बियरर की जब बात आई तो 1999 के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कुछ पार्टी में आए थे जो बाला साहब ठाकरे लेकर के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को 2018 में अमेंड किया गया जिसमें कि ऑफिस बियरर अपॉइंट करने के राइट तक भी उद्धव ठाकरे के पास थे। लेकिन यहाँ फिर इलेक्शन कमीशन ने रूल किया कि भाई 2018 के जो अमेंडमेंट है उसको इलेक्शन कमीशन को कभी सबमिट ही नहीं किया गया। तो कायदा ये कहता है कि भाई जो भी इलेक्शन जो आपके पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव होते हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन देना इलेक्शन कमीशन का काम है, तो बदलाव इलेक्शन कमीशन को जरूर सबमिट करने चाहिए ऑफिशियल वे में, तभी उसको रिकॉग्नाइज्ड बदलाव मानता है इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमको इन्होंने सबमिट नहीं किया है। जहां तक बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है वो मामला इससे थोड़ा रिकॉग्निशन से थोड़ा अलग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है वो ये है कि क्या उस समय पर विप जो है विप जारी करने का राइट जो है किसके पास था। रविंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया। मैं इस पहलू को थोड़ा सा विस्तार से आपसे समझना चाहती हूँ। छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है यहाँ पर। जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहें आप हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ, और शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई है। चुनाव आयोग का ये फैसला लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सवाल सिर्फ एक उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला विचाराधीन है तो चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों दिया। ये किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया फैसला था, क्या ये हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला तो नहीं है। ऐसे में आश्चर्य होता है इस फैसले को लेकर, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट रविंद्र जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ आनंद मिश्रा जी। ब्रेक पे जाने से पहले रविंद्र जी, आपकी वो टिप्पणी जिस पर जिक्र आपने किया था सुप्रीम कोर्ट का मामला अभी विचाराधीन है, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप उसे कंटिन्यू करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विशेषतः विचाराधीन है वो है विप का। जब पार्टी टूटी तो उस समय पर उद्धव ठाकरे की तरफ से पार्टी की तरफ से एक विप जारी किया गया था कि भाई आपको यहाँ पर सदन के अंदर मेजोरिटी के लिए हासिल होना है, जहाँ पे ये सब लोग जो है आसाम के अंदर थे और विप को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण से सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर गिर गई थी। उस विप का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है कि क्या उनके पास में विप जारी करने के राइट थे या नहीं थे। क्योंकि जो चीफ विप थे जो पार्टी के अपॉइंटेड, जो सिटिंग आमतौर पे विप होते हैं सिटिंग एमएलए, तो विप थे वो भी जो है उद्धव ठाकरे को छोड़ करके वो भी जो है वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े हो गए थे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में विप का पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ ये कहना है कि विप जारी करने का राइट हमारे पास में था। यदि उद्धव ठाकरे के पक्ष में विप जारी करने का राइट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करती है तो ऐसे में जितने भी विधायक उस समय पर जो है वहां पर मौजूद नहीं थे सदन में, तो उन सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उनको डिस्क्वालीफाई होने के साथ ही जो ये मामला जो शिवसेना किसकी है या किसकी नहीं है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली क्लियर हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिर सकती है ऐसे में। लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज के दिन में हमें पता है कि भाई बॉल कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के कोर्ट में है। जहां तक बात लीगल बात करें तो पॉपुलर परसेप्शन के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मेरे से बेहतर आनंद जी बता पाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे एक स्पष्ट जो है वो सवाल आपसे जरूर करूंगी कि क्या ये माना जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं निकाला, ये निकाला जा सकता था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 1971 का रूलिंग है जो कांग्रेस वाले मामले में, वो इस मामले में लैंडमार्क रूलिंग है। और उसी टेस्ट के उसके अंदर जो 3 टेस्ट थे उन्हीं टेस्ट को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने
फैसला दिया। जब टेस्ट ऑफ जो आपका जो मेजोरिटी है, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी से बिल्कुल क्लियर है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में ना होकर के एकनाथ शिंदे के पक्ष में, क्योंकि 40 MLA 67 में से इलेक्टेड एकनाथ शिंदे के साथ में, तो मेजोरिटी तो अपने आप ही होगी। अब टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट तौर पर अपने ऑर्डर में कहा है कि 2018 के अंदर जो आपने अमेंडमेंट किया, जिसके तहत पार्टी के ऑफिस बियरर बनाने के सभी राइट्स जो है उद्धव ठाकरे के पास है, वो अमेंडमेंट कभी हमारे इलेक्शन कमीशन को आपने सबमिट ही नहीं किया। अब सबमिट नहीं किया तो उसकी कोई रेलिवेंसी और कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब ये चीज एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट होगा कि क्या हर अमेंडमेंट को इलेक्शन कमीशन को देना जरूरी है या नहीं है। अब इस इंटरप्रिटेशन का तो हम बात कर नहीं पाएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है कानूनी तौर पे वो ये है कि सुप्रीम हाई इलाहाबाद इसके पास इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला डेफिनेटली लंबित था, और एक अधिकार इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है इस तरह के मामलों में कि सिंबल जो है किसके पास जाएगा और ये चीजें किसके पक्ष में जाएंगी। हालांकि ऐतिहासिक तौर पे सिंबल का बहुत ज्यादा इस तरह के मामलों में कोई वैल्यू रहती नहीं है। हरियाणा के मामले में देखिए यदि कि INLD का जो चश्मे का सिंबल था INLD के साथ रह गया, दुष्यंत जी ने अलग से पार्टी बनाई और मेजोरिटी वोट जो है लोक दल का था वो दुष्यंत जी के पक्ष में गया, बावजूद उसके कि उनके पास में नया सिंबल था। नहीं, कुछ मामलों में तो ऐसा हो चुका है, लेकिन शिवसेना के मामले में ये थोड़ा अलग क्यों है आज, इसीलिए उस पर हम चर्चा भी आप लोगों के साथ कर रहे हैं। यानी कि रविंद्र जी, ये माना जा सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आगे आने वाले वक्त में इस पर टिप्पणी कर दी, क्योंकि अब निरंतर इस पर जो है वो सुनवाई मंगलवार से शुरू हो जाएगी भारतीय समय अनुसार, तो ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ यदि कोई फैसला कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करता है, तो ऐसे में चुनाव आयोग का जो फैसला है वो संकट में पड़ सकता है और बात जो है वो उद्धव गुट में भी जा सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली क्योंकि वहां पर पहले विप का मामला चला हुआ, ऊपर से ये आ गया कि भाई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया था नहीं किया था। अगर मेजोरिटी है तो मेजोरिटी में आप ऑफिस बियरर को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ सिटिंग MLAs को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि विप के मामले में तो बट नेचुरल सी बात है केवल MLAs को ही किया जाता है और पार्टी डिफेक्ट होती है उस समय पर भी MLAs की काउंटिंग की जाती है। क्योंकि हमने देखा हरियाणा के अंदर जो हरियाणा जनहित कांग्रेस का मामला आया था वो हाई कोर्ट के अंदर गया था, तो उन सभी MLAs को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बावजूद उसके कि उन MLAs के पक्ष के अंदर जो है मेजोरिटी हरियाणा का जनहित कांग्रेस का, यदि आपको ध्यान हो तो मामला था, वो हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हालांकि डिस्क्वालीफाई करते हुए देर हो गई थी, 5 साल पूरे हो गए थे उनकी टर्म, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई हाई कोर्ट ने किया कि भी आपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं किया काम। ठीक 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 थैंक यू सो मच रविंद्र जी, आपने कई तकनीकी पहलुओं पर इस पर जानकारी हमें दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रुख यहाँ पर आनंद मिश्रा जी का करूंगी। आनंद जी, जिस तरीके से रविंद्र जी ने कई बातों पर जो है वो नजर डाली है, चुनाव आयोग की उन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है उसकी बात की है, जो सवाल मैंने किया था कि जानबूझकर एक लिया गया जो फैसला जिसमें एक हड़बड़ाहट दिखती है, सरकार की भी इसमें घबराहट जो है वो सीधे तौर पर दिखती है, क्योंकि एक आम सवाल ये है जो कहीं सोशल मीडिया पर भी ये आनंद जी उठाया जा रहा है, आई एम वेरी श्योर कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो भी ये सवाल जो उठा ही रही होगी कि ये एक गुट को हाईलाइट कर दिया गया है, यानी कि शिंदे गुट को, और दूसरे को पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की गई है। एक मामले को ऊपर उठा दिया, दूसरे मामले को पूरा का पूरा जो है वो नीचे गिरा दिया, यानी कि एक पक्ष को सीधे तौर पर नकारा गया है जो कि सही नहीं है, और जनता जो है वो इसे स्वीकार आने वाले वक्त में नहीं करेगी या इसे भी नहीं करेगी। जी, अगर हम बात करें इसके अंदर गुट की, तो गुट में आज जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ उनके साथ में एक बहुत बड़ा दल जो है वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो MLA की बात करें, MLC की बात करें या सांसद की बात करें। लेकिन आम जनता के बीच में जब जाएंगे आने वाले दिनों में, जब भी चुनाव होगा, तो उस समय जनता का फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात है। आज की अगर हम बात करें तो आज बिल्कुल शिवसेना के अंदर जो 2 भाग हुआ है उसमें चुनाव आयोग के फैसले के बाद में यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा रस्साकसी बढ़ गई है, खास करके शिवसेना गुट के अंदर जो पिछले बार चुनाव ये MLA यहाँ से लेके गए और आने के बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर जो उन्होंने सरकार बनाई है, उस सरकार के बाद में पिछले 6-7 महीनों से जो रस्साकसी चल रही थी उसको एक नया मोड़ दे दिया गया। जैसे ही ये फैसला आया वैसे ही जो मंत्रालय के पास का दफ्तर था
शिवसेना का, उस दफ्तर पे शिंदे गुट ने कब्जा किया। साथ ही साथ अब जब शिवसेना की जहां पे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह की बात है, वो मिलने के बाद में जो तकरीबन 350 से 400 करोड़ की जो संपत्ति है, खास करके शिवसेना पार्टी के नाम जो रखी गई है, जिसके अंदर 145 करोड़ का, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे दूसरी कोई जगह हो, ये सब जो शिवसेना के नाम पर खरीदी गई है पार्टी के नाम पे, अब उनका क्या होगा वो भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि जब चुनाव आयोग का ये फैसला आया है, उसके बाद में एक अंदरूनी रसाकसी चल रही है, दोनों गिटों की आपस में झगड़े चल रहे हैं, झपटे चल रहे हैं आपस में, बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के समकक्ष भी नहीं आ पा रही हैं। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो सबके व्यू अपने अलग अलग हैं। जो लोग एकनाथ शिंदे को, अगर आप थाना से उस तरफ के इलाके में चले जाएं, जहां पे कि उनका दबदबा और अपना एक रिलेशन आम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उस तरफ एकनाथ शिंदे के बारे में लोगों की धारणा अलग है। वहीं पे अगर आप मुंबई तरफ आ जाएं, पुणे की तरफ चले जाएं, तो इस तरफ लोगों की धारणा अलग है। लोगों के मन में इस तरह की भावना है कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ। बाला साहब ठाकरे का अगर वारिस के रूप में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे हैं, उसको कहीं ना कहीं कमी पूरी करने के लिए समय समय पे एकनाथ शिंदे भी उस चीज को आगे लाते रहे। जैसे उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, जो खास करके शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जो एक शिवसेना ने किया था, मतलब उद्धव ठाकरे ग्रुप ने किया था, तो एक एकनाथ शिंदे ने किया। दोनों ने दशहरे के दिन ही किया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे तो पूरे साल भर में एक ही कार्यक्रम किया करते थे। वो दशहरे के टाइम पे करते थे शिवाजी पार्क में, और वहां पे वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। पूरे महाराष्ट्र से जो है शिवसेना के शिवसैनिक हों, चाहे शाखा प्रमुख हों, चाहे जो भी लोग हों जो शिवसेना को मानने वाले थे, वो सब एक दिन आकर यहाँ शिवाजी पार्क में उपस्थित हुआ करते थे और बाला साहब ठाकरे का भाषण सुनते थे। उस कार्यक्रम में अगर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे शिवसेना में के पार्टी को लेकर उन्होंने दशहरे के दिन यहाँ कार्यक्रम किया था शिवाजी पार्क में, तो उसी दिन बीकेसी में इन्होंने कार्यक्रम किया था एकनाथ शिंदे ने। तो उसको देखने के लिए काफी लोग, चाहे वो प्रत्यक्ष जाकर देखने की बात हो, टीवी पे देखने की बात हो, लोगों ने किया था। उसमें एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं जो एक रिक्त स्थान था कि ठाकरे परिवार से कौन, शिंदे के साथ ठाकरे परिवार के साथ कौन, तो उन्होंने उनके भाई की पत्नी और भतीजे को बुलाया उद्धव ठाकरे के, और उन्हें स्टेज पे बिठाया। यह पूरी करने की कोशिश की कि अगर एक ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का एक परिवार वहां है, तो उनका एक लड़के का भतीजा और पत्नी यहाँ पर है। तो यह कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। यह लड़ाई इतने जल्दी भी खत्म नहीं होने वाली है, यह अभी बहुत दूर तक जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। साथ ही साथ जो रस्साकसी नीचे लेवल पे, चूंकि हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खास करके जो शिवसैनिक हैं, जो शाखा प्रमुख हैं, जो निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं, उनके लिए काफी दुविधाएं हो गई है। पार्टी भले ऊपर से अलग हो गई है, लेकिन आज वो कहीं जाते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है हम ठाकरे गुट के से हैं, शिंदे गुट से हैं। अब जो है ये चुनाव का जो फैसला आया है चुनाव आयोग का, उस फैसले के बाद बहुत सारी चीजें अलग हो गई है। अब अगर शिवसेना है तो वो शिवसेना धनुष बाण के साथ यह है। अब खाली एक इसमें एक चीज रह गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला लंबित है, वह आने के बाद में और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आज हम जमीनी स्तर पे बात करें तो शिवसेना का 2 भाग हो चुका है, जिसमें आज की तारीख में अगर देखें, जैसे कहा जाता है कि भाई आज क्या, तो कल जो भी होगा, चुनाव होगा, उसके बाद कोई फैसला आएगा, वो अपनी बात है। लेकिन आज शिंदे ग्रुप कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। आनंद जी, और थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहें। तमाम दर्शकों को कहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और बने रहें जासिंदी के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और शिंदे को मिली शिवसेना पर फायदा किसको, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ आनंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड लेवल पर अभी फिलहाल स्थिति क्या है और आगे क्या हो सकता है, उस पर उन्होंने हमें जानकारी अब तक दी है। आनंद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आनंद जी, यहाँ पर मैं एनसीपी नेता शरद पवार का भी जिक्र करूंगी। शरद पवार ने इस पूरी स्थिति पर चुनाव आयोग के फैसले को लेकर एक टिप्पणी की है और कहा है कि जो भी चुनाव आयोग का जो फैसला है मैं उसे स्वीकार करता हूं, और मैं तो यही कहूंगा कि अब उद्धव ठाकरे और उनके गुट को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सलाहें भी जो है वो उन्हें लगातार दी जा रही हैं।
जब हम एकनाथ शिंदे की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे आज चाहे जितना भी उन्हें भला बुरा कह रहे हो, लेकिन शिंदे की कहीं एक उनको यही संदेश देने की कोशिश है कि वो चाहे तो पार्टी में बने रहे। मतलब वो पहले भी ऐसा कहते रहे हैं, या शायद अभी की सिचुएशन क्या है वो आप बेहतर जानते हैं कि उद्धव चाहे तो अभी भी पार्टी में बने रहे, लेकिन कोई मनमानी नहीं चलेगी। पार्टी जो तय करेगी वो आपको मानना होगा। मतलब यानी नेता शिंदे जो कहेंगे वो अब आगे उन्हें सुनना ही होगा। क्या ऐसे कोई सिचुएशन आगे बन सकती है या आगे ऐसा हो सकता है? क्योंकि विकल्प तो अभी देखिए उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा नहीं है ना। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रही हैं कि शिंदे का हमेशा से ऐसा कहना रहा है, लेकिन चूंकि ये तो वर्चस्व की लड़ाई है ना, ये कहीं ना कहीं आदमी, अगर आज आप कल तक हमारे अंडर में काम कर रहे हो, हम आज तुम्हारे अंडर में काम करें, ऐसा तो कभी होता नहीं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने यह शिवसेना बनाई थी, बाला साहब ठाकरे ने बाद में विरासत के तौर पे अगर उस कुर्सी पर उद्धव ठाकरे को बिठाया था, तो उसके बाद सारे शिवसैनिक उस चीज को मान रहे थे और उद्धव ठाकरे को उन्होंने बाला साहब ठाकरे के बाद अपना नेता माना। तभी जाकर ये शिवसेना इतने दिनों से चल रही थी। चूंकि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद में भी कई चुनाव हुए, चाहे वो सांसद के चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो या मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो, तो सारे चुनाव जो है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़े गए। उस समय एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के एक अंग थे। उन्होंने काफी हद तक शिवसेना के अंदर अपनी अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन चूंकि इससे जहां पे लड़ाई जो शुरू हुई वो कब शुरू हुई, क्योंकि शिवसेना के अंदर हमेशा से ये रहा है कि मातोश्री की अगर हम बात करें, यानी कि शिवसेना का जो घर रहा है, यानी कि बाला साहब ठाकरे का घर, उसे वहां पे हमेशा उसे रिमोट कंट्रोल माना गया। जब भी बाला साहब ठाकरे रहे और इतने दिनों तक उन्होंने या उनके किसी भी घर के सदस्य ने कभी भी ना एमएलए का चुनाव लड़ा, ना एमएलसी का चुनाव लड़ा, ना ही किसी भी पद पे उन्होंने, सिर्फ एक शिवसेना के अगर अध्यक्ष पद की बात करें, उसे छोड़ने के बाद में किसी भी पद को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बाला साहब ठाकरे का सीधा एजेंडा था कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो शिवसैनिक है, वो चुनाव लड़ेंगे, वो जीत के आएंगे, उसी में से किसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को मेयर बनाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। जी, ये बीजेपी के वक्त भी ऐसा था कि बड़े भाई की भूमिका उनका, जी हाँ, बड़े भाई की, वो तो एक पार्टी का मिलने का मामला हुआ। उसके अंदर बीजेपी और शिवसेना मिलकर कई वर्षों तक चुनाव लड़ी। जब हम लोग शुरुआती दौर पे पत्रकारिता में शुरुआत किया था, जब हमने देखा कि उस समय पे ऐसे हालात थे कि बीजेपी को अगर कोई सभा करनी रहती थी तो उन्हें शिवसेना की जरूरत पड़ती थी। शिवसेना उस मैदान को भरने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करती थी, तब बीजेपी की सभाएं हुआ करती थी। उस समय पे बीजेपी को तब दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज तो बीजेपी में हर कोई जाना चाहता है, हर पार्टी से टूटकर बीजेपी में लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वह पावर की बात करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे उन्नति की बात करें या देश के नेतृत्व की बात करें। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को कुछ करना रहता था तो उसके लिए उसको शिवसेना की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब शिवसेना ने अपनी जो जगह है वह बना ली और उसके बाद शिवसेना अपने राजनीतिक पहलू को बाला साहब ठाकरे ने ध्यान दिया, तो कभी भी उन्होंने पद के लिए कोई समझौता नहीं किया, ना उन्होंने कभी कहा कि मुझे पद चाहिए। इसलिए तब सिचुएशन अलग थी। सारे शिवसैनिक जो है वो हमेशा इस होड़ में रहते थे कि अगला मुख्यमंत्री शायद मुझे बना दे। जो भी बड़े नेता हुआ रहते थे उसमें 4-6 लोगों का, जैसे इस बार जब चुनाव हुआ तो लोगों के दिमाग में, यानी शिवसेना के अगर एक स्तर की बात करें तो वहां पे ये था कि अब इस बार मुख्यमंत्री कौन, तो इस बार मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। सिचुएशन अभी डिफरेंट है। हाँ, तो उसमें उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तब भी अंदरूनी शिवसेना में ये चीजें थी कि इस बार एकनाथ शिंदे को मौका मिलेगा और एकनाथ शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चीजें वहीं से उपजनी शुरू हुई हैं। क्योंकि आनंद जी वक्त थोड़ा सा कम है, मैं एक अहम सवाल आपसे जरूर लेना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि जब हम चुनाव चिन्ह की हम लगातार बात कर रहे हैं, एक नाम की बात कर रहे हैं, टेम्पररी भी नहीं, परमानेंट तौर पर ये जो है वो अब शिंदे गुट को दिया गया है। मान लीजिए अगर एक नए चुनाव चिन्ह के साथ उद्धव गुट आगे चुनाव लड़ता है, 2024 में होंगे विधानसभा चुनाव, उससे पहले भी तो बीएमसी भी है। क्या होगा सिचुएशन वो भी देखना होगा कि सरकार, जनता जो है वो किसके साथ है। लेकिन अगर नए चुनाव चिन्ह के साथ उद्धव गुट सामने आता है तो क्या लगता है कि उस नए चुनाव चिन्ह का कोई असर होगा
जनता उनका साथ देगी? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि उद्धव ठाकरे चूंकि हमेशा बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना को उन्होंने चलाया है, और जाहिर सी बात है कि कई चुनाव लड़ लिए हैं, उसमें चुनाव चिन्ह भले धनुष बाण रहा हो, चुनाव चिन्ह अब बदल जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं एक चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शिवसेना का जहां पे पैठ रहा है उस इलाके की बात करें या मुंबई की महानगर पालिका की बात करें, तो चुनाव चिन्ह भले बदल जाएगा लेकिन अपनी एक पैठ तो रहती है। जैसे शाखा की अगर आप बात करें तो शिवसेना की हर जगह पे एक शाखा होती है। अभी तक शिंदे गुट की शाखाएं जो है पूरी तरीके से खुल नहीं पाई हैं, लेकिन पुरानी जो शिवसेना की शाखाएं हैं उन शाखाओं में अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के लोग बैठ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और पिछले 7 महीनों से भी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज किसी भी तरीके के बंद नहीं की, उल्टा बढ़ा दिए। तो ऐसी सिचुएशन में अचानक जब आप नीचे जाते हो तो एकदम से जमीन नहीं है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 7 महीने से अगर ये सत्ता चला रहे हैं तो उन्होंने अपनी ये जगह भी बनाई है, और चूंकि उन्हें मशाल एक चुनाव चिन्ह दे दिया गया था जिसमें एक उपचुनाव भी हो गया, तो वो कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस चीज का अंदेशा तो था कि कल आने वाले दिन में हो सकता है यहां से लेके दिल्ली तक सरकार है, तो ऐसे में अगर इनका सपोर्ट खास करके भाजपा जो उनकी दूसरी पार्टी उसका सपोर्ट है तो उसका फायदा इन्हें मिल सकता है। किस लेवल तक मिल जाएगा और यहां तक चीजें आ जाएंगी कि हमारे पास से सब चला जाएगा, यह तो उन्हें भी अंदेशा नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए कोई भी दूसरा रास्ता चुनना जरूरी है, इसलिए उन्होंने मशाल को लेकर अपनी तैयारी तो रखी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, ठीक ठीक। कुछ भी हो आनंद जी, इतना जरूर कहेंगे कि बाल ठाकरे परिवार से आज अगर शिवसेना इस तरीके की इस तरह से फिसली है तो हम जो एक कहें सीधे तौर पर जिम्मेदार है वो हम उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं, क्योंकि अगर एमएलए या उनके कार्यकर्ता इधर से उधर जा रहे हैं तो इसकी भनक जो है वो तो लगेगी ही, उन्हें लगी ही होगी, लेकिन फिर भी उस वक्त उस डैमेज को जो है वो कंट्रोल नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो वो उद्धव ठाकरे हैं। आज जो कुछ भी बदलाव हम शिवसेना में देख रहे हैं, क्या ये कहना सही है? जी बिल्कुल, यह तो पार्टी का चूंकि जो शीर्ष नेतृत्व रहता है उसी की कमजोरी माना जाता है। अगर चाहे पार्टी टूटे बिखरे या किसी भी तरह की गुटबाजी हो तो उसके अंदर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है। लेकिन क्या है कि कार्यकर्ता जो है वो अपना निर्णय, जब बहुत सारी पार्टियां टूटी हैं, हमने पहले भी देखा है इतने वर्षों में, चूंकि हम भी पिछले 25-28 वर्षों से हैं इस राजनीतिक उथल पुथल को देख रहे हैं, तो हमने देखा है कि कई बार पार्टियां अलग अलग टूटी हैं, लेकिन उसमें वर्चस्व की जो लड़ाई रही है वो कहीं न कहीं उस खेमे में गई है जहां पर कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर किसका हाथ रहता है। अब चूंकि यहाँ पे बाल ठाकरे नहीं रहे हैं तो दोनों जो गुट बने हैं वो दोनों इस चीज का दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है, हमारे साथ शिवसेना है। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शिंदे गुट के पास में अब बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है, क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह के साथ साथ नाम भी दे दिया। बिल्कुल देखना होगा आनंद जी कि अब आने वाले वक्त में मेगा पॉलिटिक्स पर इसका जो है वो किस तरीके का असर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे आनंद जी, आपका तमाम पहलुओं पर आपने आज नजर अपनी जो है वो बनाई हुई और उसको हमारे साथ साझा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, इस चर्चा के लिए। कुल मिलाकर इतना कहेंगे, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, आनंद जी से एक सवाल क्या था एनसीपी नेता शरद पवार जी का, जो कहते हैं कि चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, बाकी सलाहतें जैसी भी रही हो, लेकिन आगे बढ़ने की बात तो शायद अब उद्धव ठाकरे के लिए नेक ही लगती है। जब कहीं कुछ साफ साफ ना दिखाई दे तो आगे बढ़ ही जाना चाहिए। आज के इस विषय पर आप यदि कुछ टिप्पणी, कोई फीडबैक हमें देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या फिर हमारी दूसरी ईमेल आईडी info@justbroadcasting पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। प्रोग्राम के लिए सजेशन हो तो प्लीज आप वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। इजाजत दीजिएगा, कल एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष होंगे रूबरू। नमस्कार।